जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आ, आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। साथियों, मैं सर्वेश आप तमाम भावी शिक्षकों का स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। और हाँ साथियों, याद रखिएगा, क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा, उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और इस नशे को बनाए रखिए और सुपर टेट में सफलता अवश्य पाइए। इसी के तहत आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा बीपीएससी सुपर टेट टेस्ट सीरीज पेपर 2 का जनरल स्टडीज 150 एमसीक्यू, जो कि 10 टेस्ट का कॉस्ट है 200 रुपीज, बट आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस क्लासेज केजीजी पे। साथ ही साथ आप जिस वीडियो को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो वीडियो को आपने ही बहुत सराहा है और प्यार दिया है। वो वीडियो ये था बीपीएससी शिक्षक भर्ती एचडीजी विज्ञान की क्लासेस। शिक्षक तो बनना ही है सीरीज के तहत। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए और क्या कीजिए, वीडियो को खूब लाइक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज इसी का सेकेंड पार्ट लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ साथियों। और हाँ साथियों, हमारा तो नारा ही है, शिक्षक तो बनना ही है। ओके, शिक्षक तो बनना ही है और संयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद चुनते हैं। साथियों, यह जो पीडीएफ है, यह आपको डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इस पीडीएफ से, और पेपर में आज टीचर को लेकर कोई खास खबर नहीं थी। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है बीपीएससी सुपर टेट का प्रश्न है, जो कि आपको इस क्लास के बाद अपलोडेड मिलेगा हमारे चैनल पर। इसको देखने के लिए और ये सुपर टेट का सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ लेने के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। सर्वेश क्लासेस केजीजी लिखिए, टेलीग्राम पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल मिलेगा, वहां से जुड़ जाइए। और हाँ साथियों, जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं और जिन्होंने भूतपूर्व में हमारा यह वीडियो देखा है जीव विज्ञान की एचडी क्लासेस की, उनसे मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य सेल के अंदर कौन करता है? जवाब पता है? तो गोल्जी बॉडी। आपको मैंने बताया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, बिल्कुल। और उसके बाद आपने को हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। और नामांकन किसने किया था? वांडा ने किया था। ओके, वेरी गुड। आप लोगों को अगर ये सभी बातें मालूम है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। सिर्फ इस वीडियो को देखिए मत, बल्कि इस वीडियो को 2 बार देखिए। और 2 बार देखने के बाद क्या करना है साथियों? कुछ खास नहीं करना है, लेकिन एक काम करना है। 2 बार देखने के बाद जो आपका भाई सर्वेश ये हाईलाइट कराता है, जो बोलता है कि एग्जाम में आएगा, सिर्फ उसका शॉर्ट नोट बनाइए, वन लाइनर, और उसको याद कर जाइए। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम देने का अपना जो एक्सपीरियंस है, उससे मुझे यही पता है कि शिक्षक का जो एग्जाम होगा उसमें सब चीजें पूछी तो जाएगी, खास करके पीआरटी लेवल पे या टीजीटी या पीजीटी लेवल पे, लेकिन चीजों को आसान ही रखा जाएगा क्योंकि पहली बार परीक्षाएं हो रही है। ओके, और जितने भी नियोजित शिक्षक है वो भी क्लास को देखे, क्योंकि आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार जो है वो मान जाएगी, लेकिन सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि सभी नियोजित शिक्षक को एक झटके में क्या कर दे, परमानेंट कर दे। इसलिए सरकार ने लेमन चूस आपकी तरफ फेंक दिया है। अब आपके पास क्षमता है तो उसे चूस जाइए, और अगर आपके पास क्षमता नहीं है चूसने का तो आप बिना चूसे क्या कीजिए, नियोजित शिक्षक के रूप में रिटायर कर जाइए। लेकिन सरकार आपकी ज्यादा सुनने वाली नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते आज अपनी दमदार क्लासेज, सर्विस क्लासेज केजीजी से। ओके, और हाँ साथियों, आप लोग जो जुड़े हैं वो देख ही रहे हैं किसके लिए जुड़े हैं, बताने का कोई जरूरत तो है नहीं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती लीग, और ये लीग लिखा गया है क्यों? क्योंकि आप लोग आईपीएल देखने में मशगूल हैं। ये आईपीएल का ही लीग है, 2020 नहीं बल्कि 2013 का लीग है साथियों। और इस लीग में आपका धुआं निकालने आ गया है आपका भाई सर्वेश। ओके, इन सभी क्लासों के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे, और कर देना होगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ साथियों, बिहार जी के जो पूरा डिटेल से कराए हैं, साथ ही साथ आपको जो है
क्या चीज? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नए सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग सीधा साझी प्रसारण की तरह कराया गया है। कहाँ बैठ के? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पे बैठ के। आपको पीछे दीवार पेंट किया हुआ नजर आ भी रहा होगा साथियों। ओके, इन सभी वीडियो को देखने के लिए जुड़ जाइए चैनल के साथ, एसडी क्लासेस को जरूर देखिए। और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा वीडियोस। ओके, तो है हमारा वो जीप। और जिनको भी थोड़ा वक्त लगा होगा कि जाया हो रहा है, तो सर घबराइए मत साथियों, अब लंबा चलेगा। थोड़ा सा आप लोगों को बताना जरूरी रहता है, क्योंकि आप हमारे प्यारे भाई हैं। और अगर इसमें से कोई भाई ऐसे हैं जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा इस चैनल पर हुआ क्या क्या है। हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ कराया है, आज साइंस का करा रहे हैं। ओके, वो जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता, मतलब which organism we cannot see the naked eye, the organism is called microorganism। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की का अध्ययन जो है हम किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। ये क्वेश्चन आ सकता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स। सर्वप्रथम वायरॉइड्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियो डायनर ने किया। वायरॉइड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते, किसके बने होते? न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। और वायरॉइड विषाणु से अभी छोटे होते हैं, या विषाणु के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। वायरॉइड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए में रहता है। कहाँ रहता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड बताए थे आपको पिछले वीडियो में। और साथ ही साथ साथियों आपको यह भी बताया गया था भावी शिक्षकों, प्यारे शिक्षकों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये आपका किस में काम आता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। आप कहता है प्रियोन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रियोन देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको स्टार मार्क करेंगे, आपको उसको याद करना है। या असमान प्रकार के सूक्ष्म जीव को केवल प्रोटीन अणु बना होता है। प्रियोन का व्यास मात्र 4 से 5 नैनोमीटर होता है। इसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में होता है। बस ये सबको एक बार देखना है। प्रियोन के कारण मनुष्य के क्रियोड सेल्फ रोग होता है। इस रोग में मनुष्य की याददाश्त में क्या होती है? कमी और पागलपन आ जाता है। किसके कारण? प्रियोन के कारण। और प्रियोन क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपका वायरस। आप लोग वायरस तो जानते होंगे, कोरोना वायरस जो कि तहलका मचा चुका है। लेटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इवान वेस्की ने किया था। किसने किया था? इवान वेस्की ने किया था। इवान वेस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू, तंबाकू मतलब क्या है? मोजेक वायरस का खोज किया था। तंबाकू में किसका? तंबाकू मतलब वही खैनी। आपको पता है कि बिहार में 90% तो हमारे गुरु जी और गुरु जी कहिए, ज्यादातर हमारे भाई हैं बहुत सारे, क्या करते हैं? खैनी रगड़ के डालते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहला वायरस जो है वही आपके रगड़ने वाले खैनी से मिला था, तंबाकू, जिसको कुछ लोग प्यार से क्या कहते हैं? मतलब प्यार से क्या कहते हैं? बुद्धिवर्धक चूर्ण, बीटीसी। ओके, तथा विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं का वायरस न्यूक्लिक एसिड, ओके, आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतुओं का वायरस या डीएनए के रूप में होता है। डीएनए डायरोबी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों में अंतर क्या होता है? यूरोसिल का ही अंतर होता है, बता दिया गया है। ओके, अब देखिए डीएनए का सिर है और एक दूसरे से डीएनए इस तरह से जुड़ा रहता है। और आपको बताए भी थे कि किस जीव में कितना क्रोमोसोम होता है, तो वो सब आप लोग। विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना जाता है। देखिए विषाणु को क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वायरस में शोषण नहीं होता है। जीवित कोशिकाओं के बाहर वायरस में उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है। तथा विषाणु कितने प्रकार होते हैं? विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है। भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संरचना क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ओके, मतलब सभी। और वायरस जनन करता है, मतलब जनन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन। सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? रिप्रोडक्शन। अपने जैसा नया संतति पैदा करना ही क्या कहलाता है? सजीव। वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण में प्रति उनमें अनुकूलता पाई जाती है। पादप वायरस पौधे की कोशिकाओं में रहते हैं और उनके कई प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। वायरस के कारण होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रोग ही पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला इन्फ्लुएंजा फ्लू, उसके बाद है पोलियो। यह रोग किस वायरस से? मिक्सो वायरस के कारण होता है,
जो विश्व में लगभग सभी देशों में पाया जाता है। रोग विषाणु द्वारा पोलियो, यह पोलियो मिलीनिटी रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। यह रोग बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावी, खासकर कर 6 महीने से 3 वर्ष की उम्र तक। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं, सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। इस रोग से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीके क्या है उपलब्ध है? 2 बूंद दवा, पोलियो हवा, पोलियो उन्मूलन अभियान चल रहा था, आपको पता होगा, खसरा। यह मोरबली विषाणु के कारण होता है। यह विषाणु वायु में माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक आंख में पानी बहता है, बुखार होता है और 3 से 4 दिनों तक शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं। खसरा, इस रोग में रोगी की पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ पानी पीने को कहा जाता है। चेचक, ज्यादातर छात्रों को बिहार में तो चेचक हो ही जाता है। चेचक किसके वजह से होता है हमारे प्यारे साथियों, गुरुजी? तो बेरियोला विषाणु के कारण। यह बहुत ही संक्रामक रोग है। इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलते हैं, मतलब चेचक के भी विषाणु वायु के माध्यम से फैलते हैं। मतलब साफ है कि चेचक कैसा वायरस है। चेचक जो है आपका, ये बिल्कुल सही। डिजीज 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा और बता भी देते। एक होता है जेनेटिक्स डिजीज और एक होता है सेपरेबल डिजीज। ये क्या है? ये संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कौन? चेचक। संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर दर्द, उल्टी होता है और फिर 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने पड़ जाते हैं। छोटी बात है, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों एक ही जैसा है। इसमें बड़े बड़े दाने होते हैं, किसमें? चिकन पॉक्स में, चेचक में, और इसमें छोटे। और चेचक का ही सबसे पहला टीका का खोज किया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप लोगों को पता होगा। यह रोग बेरियोला जोस्टर वायरस विषाणु के कारण होता है, ठीक है। और यह संक्रामक रोग है परंतु चेचक से कम। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। इसका बुखार क्या होता है? जाड़ों में दर्द। और रेबीज, कुत्ते के काटने से कुत्ते के दांत में पाया जाता है क्या चीज? रेबीज। यह रोग रेबडी वायरस के कारण होता है। इस वायरस की पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था। किसने? लुई पास्चर। ओके। और इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने ही किया था। किसने? लुई पास्चर ने। रेबिड वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द। धीरे धीरे रोग पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए कोई कोई आदमी पगला की तरह करता है, अरे तोरा कुत्ता काट लिलको की क्या? सही बात है ना, रउआ लोगन सब जानता नहीं। रेबीज में संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे वे पानी पीने में असमर्थ हो जाते हैं। और रेबीज से पीड़ित व्यक्ति को क्या हो जाता है? जल पानी से डर लगने लगता है। कुत्ता उत्ता को आप लोग पानी फेंकेगा तो सबसे पहले भागेगा। इसलिए कहा जाता है डॉग के ऊपर क्या करना चाहिए? पानी नहीं फेंकना चाहिए। उसको क्या होता है? बहुत समस्या हो जाता है। समझ गए? काफी डर। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग शॉर्ट नोट में लिख लीजिए। रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब कहता है हेपेटाइटिस। और उसके बाद जैसे ये खत्म होगा सीरीज आपका पीडीएफ का, उसके बाद आपको इतना ऑब्जेक्टिव करा देंगे कि आप क्या होइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और बीपीएससी के शिक्षक भर्ती 2023 के एग्जाम के पेपर के खोपड़ी में छेद कर कर उसका आईसी की पानी पानी निकाल कर आ जाइएगा। पता है? उसके बाद हेपेटाइटिस, यकृत में वायरस के संक्रमण से रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी यह बीमारी होती है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप ए तथा टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस से दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है तथा टाइप बी रुधिर, लाल आदि के संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण त्वचा एवं आंख के सफेद भाग का पीला पड़ जाना है, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं? जॉन्डिस। हेपेटाइटिस बी के वजह से क्या होता है? यकृत का आकार, जो आपका ऑलरेडी शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्या शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है साथियों? बिल्कुल सही, यकृत है, 1.5 kg का। और दिमाग उससे थोड़ा सा कम होता है, बस थोड़ा सा। लड़कियों में लड़कों की तुलना में थोड़ा कम होता है, मानना पड़ेगा। 1300 ग्राम ही दिमाग होता है लड़कियों में और लड़कों में 1500 ग्राम, ठीक ना। लेकिन आज नीतीश कुमार हमारे सर हैं, जिंदाबाद। जितने भी हमारी महिला शिक्षक साथी इसको देख रही है, सबों को शुभकामनाएं। पुरुषों के तुलना में उनका सिलेक्शन का चांस क्या है? ज्यादा है। बस वो लोग कमेंट नहीं करती है, यही गड़बड़ बात है। कमेंट करना है, क्योंकि सिलेक्शन का चांस ज्यादा है तो उत्साह भी ज्यादा दिखाना पड़ेगा। वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है? वायरस है।
और ये बैक्टीरियोफेज कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में। और गंगा नदी में पाए जाने की वजह से ही ना क्या होता है साथियों, गंगा नदी का पानी शुद्ध होता है, कल कल निर्मल। जय गंगा मैया। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज टवार्ट टवार्ट तथा डी हेरल ने 1917 में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टवार्ट तथा डी हेरल ने किया था। यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। किसके तरह? शुक्राणु कोशिका की तरह। शुक्राणु देखे हैं मनुष्य का? पिछले वीडियो में कराए थे एचडी क्लास में ना। शरीर का सबसे छोटा मानव का सबसे छोटा मानव का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? वही शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु। और इसका आकार किस तरह से होता है? तो ऐसे ऐसे यहाँ पर बना रहता है, ऐसे सब्बा की तरह चलते रहता है, ठीक ना। तो देखे ही होंगे आप लोग। क्या गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं या पानी सड़ने वाले जीवाणु का भक्षण करते हैं। यही कारण है कि गंगा जल काफी दिनों तक, अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। नाउ वी कम टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु जीवाणु एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं, फ्रेम भी। ये देखिए जीवाणु के चारों ओर जो पाया जाता है संरचना, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम भी। जीवाणु के अंदर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले कुछ खास जीवाणु भी हैं, जैसे कि आपका मटर के पौधे के नीचे पाया जाने वाला राइजोबियम। और कोशिका द्रव, आपको पता थे कि कोशिका द्रव क्या होता है, और जीव द्रव क्या होता है, और केंद्रक द्रव क्या होता है, और इसका खोज कौन किया था? पुरकिंजे महोदय। उसके बाद कोशिका झिल्ली, तो बताए थे कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमेबल। उसके बाद केंद्र काभ, उसके बाद मीजोसोम, उसके बाद प्लाज्मिड, उसके बाद पॉलीसोम, उसके बाद कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बताए थे आपको किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की अभाव होती है, लेकिन कुछ जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है, जिसे कवक के अंदर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? काइटिन का बना होता है। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके राइबोसोम अंतरिक्ष। अब आइए आगे पढ़ते हैं और इसके बाद फिर आएंगे ऊपर। कहता है जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। कहता है क्या आपके आसपास, आप अभी जहां बैठे वहां भी करोड़ों जीव जंतु और जीवाणु वायरस क्या है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवन हॉक ने। और आपको पता होगा कि ल्यूवन हॉक ने ही जीवित कोशिका की भी खोज की थी। बता रहे थे कल, हम बता चुके हैं। इसीलिए न कहते हैं कि वीडियो देखिए। जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? ल्यूवन हॉक ने। और मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। ओके। उन्होंने इनका नाम एनिमिला कुल रखा। एरेनबर्ग द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया था। बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया? एरेनबर्ग ने। सर्वप्रथम लुई पास्चर, उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलता है। जीवाणु में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण है, विभिन्न जीवाणु का आकार 1 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक होता है। जीवाणु में अनेक रूप होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं, कोकई रूप के। आपको हमारे जो क्या है, बिल्कुल जीवाणु का सारा आकार आपको हमारे थंबनेल में नीचे दाएं साइड यहाँ पे जो है, यहाँ दिख जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। कोकाई घना आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? सरसीना। थर आकार के जीवाणु को बेसिलस। सर्पिल आकार के स्पाइरल। और कोमा आकार के, कोमा ऐसे जैसे कोमा लगाते हैं निस आकार के, सर्पिल आकार ऐसे, ठीक ना। और उसके बाद छर आकार का ऐसे एकदम छर के जैसा, ठीक ना। और घन आकार का ऐसे घन के आकार का, ठीक ना। और कोंकई आकार गोल आकार का, ऐसे सभी आकार का क्या होता है? जीवाणु पाया जाता है। आपको हम अपना फोटो डाले हुए हैं, देख लीजिए। जीवाणु द्वारा मानव में होने वाले प्रमुख रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो रोग है साथियों, इससे समझ लीजिए 110% कोई रोक नहीं सकता है इसको पेपर में छपने से। ओके। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन साबित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा के कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है। टीबी क्षय रोग, ये भी कैसा रोग है? संक्रमक बीमारी है। ओके। और टीबी का टीका क्या है? आप लोग पता है? इस रोग के लक्षण को धीरे धीरे प्रकट होते, 3 महीने में ज्यादा खांसी के साथ हल्का बलगम आना क्या कहलाता है? टीबी के लक्षण। इसीलिए कहता है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत कहां पहुंच जाइए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाइए और अपने बलगम की जांच कराइए। और इस रोग का उपचार समय है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय ही पीसीजी, बैसिलस कैलेमिटी ग्वायरिन का टीका लगा दिया जाता है। प्रतिवर्ष 24 मार्च को, प्रतिवर्ष कब? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च इन एवरी ईयर। टाइफाइड,
तो टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड मतलब टीबी हो या टाइफाइड हो, दोनों किससे होता है? जीवाणु से। यह रोग सल्मोनेला टाइफी किस विषाणु के जीवाणु के कारण? सल्मोनेला टाइफी नामक। टाइफाइड, टाइफी, टीबी, टीबीएस, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वाले संक्रमण रोग है। यह बैक्टीरिया पेयजल और ये किससे फैलता है? गंदे पेयजल से, खानों से, सब्जी से। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष बाद टीएबी क्या है? टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका लगवाना चाहिए। हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं एक बड़ा छोटा, हर व्यक्ति को 3 वर्ष बाद लगना चाहिए। न्यूमोनिया, निमोनिया इस रोग को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। और आपको बताए थे कि पृथ्वी पर का सबसे छोटा जो जीव है, जो जंतु है, जो लिविंग विंग्स है, उसका भी नाम था प्लोरोन्यूमोनिया। ओके, प्लोरोन्यूमोनिया या माइक्रोप्लाज्मा। ओके, इस रोग में फेफड़े में उपस्थित वायु कोष एलोवेली तो सूख जाते हैं, जिससे सांस लेने में क्या होता है? कठिनाई। आपको पता है इस तरह से अपना क्या है? फेफड़ा है, और फेफड़ा में से आया है तो यहाँ पर क्या छोटा छोटा ऐसे वायु का गोल गोल रहता है, भ्रूण का सही सूख जाता है और सांस लेने में क्या होने लगती दिक्कत। एक क्यों फेफड़ा बनाए, दूसरा आप बना लीजिए। ज्वार, खांसी, सिर दर्द का रोग सामान्य लक्षण है। हाइजा, कोलरा, या विब्रियो कोलरी नामक बीमारी। देखिए हाइजा को क्या किया गया? नीला नहीं किया गया था। हम कर दे क्या? ओके, हाइजा जो है, हाइजा किसके वजह से होता है साथियों? यह बेवेरियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ का क्या होता है? रोगों को बार बार पानी जैसा। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या होता है? पशुओं में होने वाला रोग है, जिसको मुंह और खुरपक्का रोग कहते हैं। और बिहार तो क्या है? ग्रामीण राज्य की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल के बाद। तो यहाँ हमारे ज्यादातर जो शिक्षक साथी हैं, जो टीचर हैं, मैडम और सर हैं, उन सबों को पता ही होगा एंथ्रेक्स बारे में। इस रोग के बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण प्राय पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी में होता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो सकता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण है सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी। मनुष्य मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले अन्य रोग है डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस, कुकुर खांसी आदि। ये सभी बीमारी जो है, प्लेग तो पहले क्या था? जैसे अभी कोरोना महामारी थी, उसी तरह आदि काल में प्लेग भी महामारी थी। लेकिन अब प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी, टेटनस को धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है। लॉक जो इसी बीमारी में होता है, और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अंधेरे कमरे में रखा जाता है। इसलिए जैसे ही आपको लोहे से कुछ कटता है तो आप क्या लेते हैं? टेटनस की सुई लेते हैं। पता है? जर्मन थ्योरी ऑफ डिजीज, ग्रेम थ्योरी। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया सूक्ष्म जीव मानव में रोग फैलाते। उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर उसे प्रमाणित किया। रॉबर्ट कोच का यही मत ग्रेम थ्योरी ऑफ क्या है? डिजीज कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेम थ्योरी ऑफ डिजीज। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम किसने बताया जीवाणु हमको रोग देता है? तो रॉबर्ट कोच महोदय ने बताया। बताया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। फर्स्ट इज ए टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शाखा का स्थापना करने का श्रेय कैलोरस लिनियस को है। उन्होंने हम वर्गीकी के पिता, कैलोरस लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता कहते हैं। और द्विनाम पद्धति का जनक भी किसे कहते हैं? कार्लोस लिनियस को कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान शास्त्र का भी जनक माना जाता है किसको? कार्लोस लिनियस को। वैसे वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बताए थे थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का, बायोलॉजी का पिता अरस्तु और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। लेकिन लेकिन साथियों, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्लोरस लिनियस को। वर्तमान समाज जीवों में 5 जगत में 5 किंगडम में बांटा गया। किसने बांटा? हिकेडियर महोदय ने। फ्लोरा, प्रोस्टेस्टा, कवक, पौधा, जंतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से रहेंगे। और आपको पता है बीपीएससी सर्वाधिक प्रश्न कहां से पूछता है? बायोलॉजी, जी विज्ञान। ओके, दूसरे नंबर में फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और तीसरे नंबर में रसायन विज्ञान। ओके, हमारे भावी शिक्षकों, तुमने न जाने क्या देख लिया। मनोरा, मेनोरा। इस जगत में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बता दिया। 70s टाइप का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। 70s टाइप का क्या होता है? और न्यूक्लियस अल्प विकसित होता है। ओके, और एक कोशिका होता है। इस जगत में मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटेस्टा। इस जगत में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटोजोआ इसी जगत में आता है। किसमें?
प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट और जोआ मतलब होता है जीव। तो पहला जीव जो पृथ्वी पर आया था शायद वो प्रोटोजोआ होगा, इसलिए इसका नाम प्रोटोजोआ है। फंजाई किंगडम, इस जगत में बहुकोशिकीय जीव कवक को शामिल किया गया है। कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिन की होती है। देख रहे हैं डिफरेंस, जिसके कारण से पौधा माना जाता है परंतु इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, जिसके कारण यह कवक परपोषी होते। प्लांकी, आप लोग गोबर छत्ता देखे, मशरूम, कवक, फंगी, ओके। प्लांकी, प्लांक किंगडम, इसके अंतर्गत समस्त जलीय जीव एवं स्थलीय पौधे आते हैं। एनिमिलिया एनिमल किंगडम, इसके अंतर्गत समस्त जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति, क्लोरोफिल नहीं तथा परपोषी होते। समस्त जीव को 5 जगत में 5 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई है। किंगडम जगत को सब किंगडम में बांटा गया है और सब किंगडम को फाइलम में बांटा गया है। जीवों के वर्गीकरण का स्तर इस प्रकार है: जाति, वंश और कुल, गण, वर्ग और फाइलम। उपजगत और जगत, इस तरह से क्या है? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, उपजगत। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या आधारीय इकाई जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? किंगडम। इकाई जगत क्या है? किंगडम। तो जाति, स्पेसीज और किंगडम, स्पेसीज और किंगडम। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर गिवन बाय द स्वीडिश स्वीडिश बोटनिकल साइंस कारोलस लिनियस, ओके। किसने दिया था? स्वीडन के वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक कारोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को दिया था। उन्हें मुख्यतः लैटिन अथवा ग्रीक भाषा शब्दों का प्रयोग किया था। प्रमुख पौधा है वनस्पति विज्ञान का सरसों। सरसों का क्या है? बैसिलस कैंपस। उसके बाद आम का मोस्ट इंपोर्टेंट है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का ओरियो ओरियो बिस्कुट देख रहे हैं, ऊर्जा शिष्टवा। तो धान क्या? ऊर्जा सतीवा। लीची, लीची चाइनीज। गेहूं ट्रैक्टिनम एस्टिवम, ट्रैक्टिकम एस्टिवम, ये गेहूं का इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आपका क्या है? गुलाब का और मनुष्य का होमोसेपियंस होता है। अमरूद का सोडियम गुआ जवा होता है। आलू का सोलानम ट्यूबरोसम होता है। गुलाब का रोज चाइनीस होता है, ठीक ना। ये सभी क्या है? आपके दो जगत नाम के वर्गीकरण है। होमो क्या है? जाति, और ये क्या है? स्पेसीज किंगडम। होमो क्या है? जाति, स्पेसीज किंगडम। द प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अकाइलर ने पादप जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया। किसने? अकाइलर ने, ओके। कौन है? अकाइलर ने सर्वप्रथम पादप जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया। प्लांट जगत देख रहे हैं, एक है क्राइटोग्रेम, एक है फाइनरोग्रेम। इसमें आता है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोफाइटा। इसमें आता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके। आप लोग को पता होना चाहिए हाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके। और इसको आप बताएंगे डिटेल में कि एंजियो जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं? एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, ओके। हेलोफाइटा, बायोफाइटा, प्रयोफाइटा किसे कहते हैं? आइए चलते हैं, और सब का फिगर है तो बाद में आके क्या करेंगे? दिखा भी दिया करेंगे आपको, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट का आप क्या करिएगा? फिगर देख के घबरा सकते हैं। पहला है सर्वप्रथम क्रिप्टोगेम्स, इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होते। क्रिप्टोगेम्स में जैसे नागफनी का पौधा है, किसमें आएगा? क्रिप्टोगेम्स में, क्योंकि उसमें फूल और क्या होते हैं? पौधे। नागफनी में भी फूल होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखे होंगे पीला पीला। इस उपजगत में 3 फाइलम में विभाजित किया गया है: थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और कहता है उसके बाद फेनरोगेम्स, इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें फूल तथा बीज पाए जाते हैं। उस जगत के 2 वर्गों में बांटा गया: जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। समझ गए? इसमें क्या होता है? फूल और फल नहीं आते हैं साइट किसमें? क्रिप्टोगेम्स में। और ये फाइनोगेम्स में आते हैं। इसको 2 है: जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोफाइटा, ओके। आइए आगे चलते हैं। कहता है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। इसमें संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। थेलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि जाइलम जल से जल और खनिज नवल लेकर, और फ्लोएम जो है क्या करता है? पत्तियों से बने हुए खाने को लेकर सब जगह जाता है। थेलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधे हैं शैवाल तथा लाइकन। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु करते हैं। क्लोरेला 50% तक प्रोटीन होता है। क्लोरेला शैवाल में से क्लोरीन एवं एंटीबायोटिक भी तैयार किए जाते हैं, ओके। ये थे थेलोफाइटा। लाइकेन,
लाइकेन दो जीवों के बीच के सहजीवी संबंध से बनता है के कारण। लाइकेन में क्या होता है अस्तित्व, ये दो जीव हैं, कवक और शैवाल। देखिए कवक क्या करता है, घर देता है, और शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल, तो ये इसको भोजन बना के देता है। और जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जैसे हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तब तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। चैनल मोनेटाइज तो अभी है नहीं, 4000 आवर्स नहीं पूरा है, आप लोग पूरा वीडियो शायद नहीं देखते हैं। ओके, आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट है। आई होप, आई थिंक अबाउट दैट, हमको ऐसा लगता है। अब आप जानिए, आपका देखिए बड़े बड़े चैनलों पर जाइए और देखिए, लेकिन समझिए कुछ मत। कहता है बिना पढ़े, बिना थ्योरी पढ़े, बिना कॉन्सेप्ट को समझे सिर्फ एमसीक्यू बनाने वाला को ही हाल होता है। जो बिना टेस्ट खेले 2020 खेलने वालों का क्या होता है, डायरेक्ट टेस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। बस 2 बॉल में छक्का मारने के चक्कर में गया, राम नाम सत्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओके, सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। तो लाइकेन के बीच ऐसा संबंध है, सहजीवी संबंध है। किसके किसके बीच में, कवक और शैवाल के बीच में। किसका नुकसान होता है, किसी का नहीं। कवक क्या करता है, घर देता है। लाइकेन और आपको पता है प्रदूषण के रूप में लाइकेन का प्रयोग, वायु प्रदूषण के रूप में। उसके बाद लिटमस पेपर के रूप में लाइकेन का प्रयोग। ओके, दिस फैक्ट्स ओनली गिवन बाय सर्विस क्लासेस केजीजी। लाइकेन विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर भी काम करता है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब क्योंकि इसमें समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं, परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा को प्लांट का उभयचर। प्रमुख पौधा है मॉस, पिल्यूनिमेनिया, मॉर्कियस, रिकेसिया, बर्बुला, एंथ्रासिस आदि। मॉस तथा लिबरट बायोफाइटा के समुदाय के चर्चित पौधा हैं। अब कहता है पेट्रिडोफाइटा या टेरिडोफाइटा। पी क्या है, साइलेंट है, तो टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा है। इस पौधे में जड़, तना, पत्ती विकसित होती है तथा संवहन जाइलम फ्लोएम तंत्र पाए जाते हैं। किसमें, टेरिडोफाइटा, किसमें, टेरिडोफाइटा में। प्रमुख पौधा है मॉर्सिलिया, फर्न, बिना फूल वाला पौधा कौन है, फर्न, होस्टेल, सिनेजुला, इक्विजेंट, ये सभी क्या है। अब आप लोग को एक बार दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है आपका क्राइटोगेम्स में थैलोफाइटा, जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, जस्ट लाइक ए सूक्ष्म जीव। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, इसे आप लोग पौधे का उभयचर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, लेकिन इसको निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद टेरिडोफाइटा, ये क्या है, पृथ्वी पर का पहला पौधा है। इसमें जड़, तना, पत्तियां सब पाई जाती है, फूल नहीं लगते हैं, ठीक ना। और संवहन तंत्र भी पाया जाता है इसमें, जाइलम और फ्लोएम, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर देखिए फिगर भी बना हुआ है, फिगर क्या है पता नहीं चल रहा, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, एक बार मिल जाएगा, एक बार देख लेना है, ठीक ना। और हम लोग तो बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक है, हम लोगों को पता है कि कैसे टीएलएम का यूज करना है। तो ये जो फिगर उगर है, जो भी चित्र लगा हुआ है, ये टीएलएम ही है और क्लास को रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो में आपको हम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो में आपको हम दिखेंगे तो क्या होगा, आप डाइवर्ट होइएगा, आप हमको कभी देखिएगा, कभी पीडीएफ को देखिएगा। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ पीडीएफ को ही देखें, नहीं तो आप हमें भी देख सकते हैं, हम इनविजिबल नहीं है, मिस्टर इंडिया नहीं है साथियों। ओके, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि इनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के पौधे काष्ठीय, उड़ी, वर्षी वृक्ष, झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में परागन, पोलिनाइजेशन वायु के माध्यम से होता है। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख आर्थिक महत्व, साइकस, पूजा जैसे पौधे बगीचे में सुंदरता हेतु लगाया जाता है। साइकस के कुछ पौधे के तने में संचित स्टार्च को निकालकर साबुदाना तैयार किया जाता है। कहता है साबुदाना, जब आप लोग क्या करते होंगे, जब कोई आदमी मान लीजिए सोमवारी कर रहा है, मंगलवारी कर रहा है और फैलार कर रहा है, तो साबुदाना खाते होंगे। तो साबुदाना कहाँ से लाया जाता है, साइकिल। और हमारी महिला साथी जो है, वो सब जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, जो भी बीएड, डीएलएड, सीटेड, एस्टेट क्वालिफाई है, जितने भी हमारी महिला साथी अभ्यर्थी हैं, उनको अब जो है सोमवारी, मंगलवारी, शनिचरवारी करने का आवश्यकता नहीं है।
दबा के मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत करिएगा एक बार तो 50% आरक्षण दे दिए नीतीश चचा, निपट जाइएगा, और उसके बाद क्या है, जो चाहिए वो मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो साबूदाना कहाँ से बनता है, साइकस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पौधे का सबसे बड़ा समूह है, इसके अंतर्गत कुल पौधे का 2,500,000 स्पेसीज शामिल है। इस पौधे का बीज आवरण से ढका होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा क्या है, वुल्फिया। वुल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट। वुल्फिया इतना छोटा है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया जलीय पौधा है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस। कौन है, तो कहेगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा एंजियोस्पर्म कौन है, कहिएगा यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा कौन है, तो वुल्फिया। वुल्फिया और यूकेलिप्टस को आप लोग पता रखिएगा। अब कहता है इसमें भी क्या होता है, एंजियोस्पर्म में भी दो तीन प्रकार के एंजियोस्पर्म होते हैं। द्विबीजपत्री डायकॉट्स, जैसे डायकॉट का मतलब क्या है, आप जब उसको खोलते होंगे तना कभी फुलाए हैं, जिसका दाल बन जाता है सब क्या है, डायकॉट है। जिसका दाल बन जाता है सब डायकॉट है, ठीक ना। तो चना, मटर, सूर्यमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, नीम, दिस इज ए डायकॉट। एक बीज पत्री, बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास, ये सभी क्या है, मक्का, ये सभी क्या है, एक बीज पत्री है। उसके बाद कहता है एक बीज पत्री के अंतर्गत शामिल वर्ग लिली एसी। कहता है अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बीपीएससी, और बिहार को पता नहीं क्या मोहब्बत है इस टॉपिक से, पूछेगा गेहूं किस कुल का पौधा है, तो आप लोग कहिएगा ग्रामनी कुल का। पूछेगा प्याज किस कुल का पौधा है, कहिएगा लीली एसी कुल का। ओके, और इस कुल वाला जो है ना, ये पूरा जो है लूसेंट के अंदर डाला हुआ है अच्छे से, तो आप लोग एक बार उससे जाके दो तीन बार इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। लिली एसी, कहता है लिली, अब ले लो, लिली 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 प्याज, लहसुन, सतवाड़, घित कुमारी, जिसको आप लोग एलोवेरा कहते हैं, ये सब क्या है, लिली एसी है। और एलोवेरा तो आप लोग लिली एसी जानते होंगे, मुंह में घसते होंगे एलोवेरा। ग्रेमनी कुल का पौधा, तो ग्रेम मतलब क्या होता है, ग्रेन, ग्रेन। और ये ग्रेन किसका बनता है, गेहूं का, मक्का का, धान का, जौ का, बांस का, दूध, घास का, गन्ना, ये सभी क्या है, ग्रेमनी कुल का। ग्रेमनी या पीएससी, तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रेमनी मतलब ग्रेन, ग्रेन मतलब गेहूं, मक्का, धान, जौ, बांस, दूध, बांस, गन्ना। और प्लामी, प्लामी क्या है, नारियल और सुपारी, किसमें, प्लामी, प्लाम ट्री, प्लाम ऑयल, प्लाम ट्री। प्लाम ट्री आप लोग जानते हैं, PLAM, प्लाम ट्री कहाँ पाया जाता है, नाइजर में पाया जाता है, जिससे प्लाम ऑयल निकलता है, वो भी कैसा होता है इसे, इसलिए नारियल और सुपारी कैसा है, प्लाम, प्लामी। द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वन क्यूसोफेरी या ब्रिक्सोकेसी, उदाहरण राई, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, सरसों, ये क्या है, द्विबीजपत्री डायकॉट्स। मालवेसी, ये मालवेसी कुल का पौधा, बहुत बार पूछा गया है। कपास किस कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का। पटसन किस कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का। पटुआ किस कुल का पौधा है, मालवेसी। भिंडी, लेडी फिंगर किस कुल का पौधा है, लिगोमिनेसी। सभी दलहन पौधे फसलें छुई मुई कत्था, छुई मुई और कत्था का पौधा होता है। आप लोग पान खाते होंगे, खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल के ताला, तो उसमें क्या होता है, कत्था जो बनता है वो क्या है, लिगुमिनेसी कुल का पौधा। इमली, खट्टी इमली वाली चटनी, और साथ में गुपचुप, गुपचुप मतलब पानी पूरी। ओहो, क्या है, मुसल्लापुर हाट का पानी पूरी, पूरा गुपचुप के साथ सब कुछ। कहता है सेलेनेसी, उदाहरण आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू। सेलेनेसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आलू, मिर्च, टमाटर, टमाटर, तंबाकू, बैगन, एटोपा, बेलडेना। आलू किस कुल का है, ज्यादा अभी तक तो आलू पूछा गया, और टमाटर और मिर्च पूछा गया, तंबाकू भी पूछा गया, सेलेनेसी कुल का। तो चार गो कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक मालवेसी कुल, एक सेलेनेसी कुल, और एक ग्रेमनी कुल, एक ग्रेमनी कुल। इसको आपको विशेष याद कर लेना है, ग्रेमनी कुल में कौन आता है, सेलेनेसी कुल में कौन आता है, मालवेसी कुल में कौन आता है। कंपोजिटी या स्टोरेटी या द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदावरी, डहलिया, कुसुम, धतूरा। रूटेसी, नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब किस में आता है, रूटेसी में आता है। गर्मी के मौसम में आपको क्या चाहिए, कुकर बिटेसी। तो कुकर बिटेसी में वो सभी फल आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, या सब्जी, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी, ये सभी क्या है, जायद फसलें हैं। और कुकुर, आपको कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, खेरा,
और इसी तरह आप लोग याद रखिएगा कुकुर, बिटेसी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, परवल, परवल, करेला, लौकी। आप बताइए, हम कोई ट्रिक नहीं दे रहे आपको, हमको ट्रिक पता है, ये दाद खाद खुजली वो सब पता है कि वायरस के बीमारी, क्योंकि ट्रिक से भूल जाइएगा। लेकिन अगर कुकर, बिटेसी और कुकर, ककुम्बर मतलब खीरा, तो अगर ये याद रहिएगा तो आपको क्या होगा, रिलेट करके याद करने में जी, लेकिन ट्रिक तो फिर याद ही करना पड़ता है ना। और मेडिटेसी, अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन, मेहंदी, ये किसके हैं, मेडिटेसी के। अम्ब, अम्बली फेरी, धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर, ये सब क्या है, अम्बली फेरी। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुकुर बेटेसी और रूटेसी और सेलेनेसी और मालवेसी और ग्रेमनी, ये 5 ही आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। तथा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम मीन्स जीव विज्ञान में जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत एनिमल किंगडम जीवों की प्रमुख विशेषताएं हैं। सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं तथा यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। CS टाइप का क्या होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस विकसित होता है, डीएनए का अच्छा विकास रहता है। सभी जीव परपोषी या विषमपोषी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ वही स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो है प्लांट। और आप लोग प्लांट को ही काटते हैं। सब आदमी शिक्षक बनने, हमने एरुटेरिया का जब मैं सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको कहता हूँ कि प्लांट लगाइए और टेलीग्राम से जुड़कर फोटो भेजिए। कहता है जीवों का शरीर का आकार 3 तरह के होते हैं। द्विस्तरीय सममिति मतलब क्या है, बायलेटरल, जैसे भोला बाबा का आप लोग देखे होंगे तो 20 से अर्धनारेश्वर रूप, इधर शंकर जी है, इधर पार्वती जी है। उसी तरह ऐसा शरीर जिसके बाएं तथा दाएं भाग में समान संरचना रहती है, द्विपार्श्व समिति कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक, मेढक इसलिए मेढक क्या है, मेढक जो है एकदम फेवरेट थिंग है, इसको बीच से काट के क्या किया जाता है, इसका बायोलॉजी में खूब प्रयोग किया जाता है। आर्या सममिति, रेडिकल सिमेट्री, जब जंतु का शरीर को केंद्र के स्थान से काटा लगाने पर एक से अधिक समान भाग बट सकते हैं तो क्या आर्या समिति कहलाते हैं। उदाहरण हाइड्रा, हाइड्रा देखिए आप लोग, इस तरह का होता है हाइड्रा, ठीक ना। बताओ समिति, जिस जब जीवों का शरीर किसी भी तरह से 2 समान भागों में नहीं बांटा जा सकता, आप लोग उसको काट ही नहीं सकते, तो उसे क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ। और आप लोग मैथ में भी, जो जितने भी आदमी है यहाँ, सब तो सीटेड क्वालिफाई ही है, तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे सिमेट्री। और 5 क्लास के बच्चा का है सिमेट्री, सिमेट्री लाइन भी है, जैसे ए का सिमेट्री लाइन, बी का सिमेट्री लाइन, सी का सिमेट्री लाइन, तो वो सब आप लोगों को पता होगा। तो सिमेट्री का मतलब वही, हम तो बच्चा को यही बताते हैं, सिमेट्री मतलब होता है भोला बाबा का वही अर्धनारीश्वर वाला रूप, एकदम हाफ हाफ, ठीक ना। या फिर जब पिज्जा खरीदो, एकदम तनियों को ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, पूरा आधा है। तथा जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ है, एनिमल किंगडम में आने वाले प्रमुख संघ फैलेरा, एस्पायरोगेरा, उसके बाद ये सभी हम लोग करते हैं अभी, ठीक ना। एनालिडा, उसके बाद क्या है, अर्थोपोडा। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ये अर्थोपोडा क्या है, जंतु जगत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आके लौट के फिर देखेंगे। कहता है पोरी, पोरीफेरा, पेरीफेरा जीव क्या है, जलीय है, अधिकांश समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल में या जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टान से चिपके रहते हैं। इनका पूरा शरीर छिद्र होल्स रहता है। ये छिद्र को ओटिस कहते हैं। शरीर में एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम अपवाही रंध्र कहते हैं। सबसे पहला आपका प्लोरीफेरा है, तो प्लोरीफेरा इस तरह का होता है, ठीक ना। और क्या करता है, प्लोरीफेरा जो है लटका रहता है सब, ठीक। प्लोरीफेरा यहाँ है, ओके, थोड़ा छोटा लिखा हुआ इसलिए। कहता है उसके बाद सेलिन ट्रेटा या नेडेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलिन ट्रेटा, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से एक प्रश्न निकालती है, आपको बताएंगे वो प्रश्न क्या है, आप लोग को दिख भी गया होगा यही। और पूछती है कि जेलीफिश खुश का है तो सेलेंटेटा। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर उत्तक एक विकसित रहता है, इसमें कोई अंग या अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक या अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। और लैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन से कहाँ प्रजनन होता है, यही हाइड्रा में होता है, ठीक ना। प्रमुख जीव है फाइसिया, पुर्तगाली युद्धपोत, ओरेलिया जेलीफिश, और हाइड्रा, सिलिमोना और फ्रेंजिया कोरल। और कहता है उसके बाद प्लेंटी हेलमेथीज है। प्लेंटी इस संघ के जीवन को चपटा कृमि और फीता कृमि कहते हैं, क्योंकि जीव का शरीर चपटा या फीते के संघ का समान होता है। शरीर 3 स्तर में का बना होता है और इसमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। अंग डेवलप होने लगते हैं, ऑर्गेन्स
इस संघ में अधिकांश जीव परजीवी हैं, जिसके कारण यह मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवर में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर में जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हो तो इन जीवों के शरीर में कांटे पाए जाते हैं। प्रमुख जीव पोसी फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है। यह लीवर में रोग फैलाता है, ठीक ना, लीवर में लीवर फ्लूक। टीनिया सेलिया को फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि पोषक शुगर होता है। शुगर का अधिक मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है, अतिसार रोग होता है। और इसी रोग से कौन मरे थे? तो गौतम बुद्ध मरे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जीएस ऐसे चीजों से पढ़े जो सब पढ़ा देता है, निपटा देगा। अभी देखिए आपको जोड़ दिए, रिलेट कर दिए कि शुगर पोंक मीट खाए थे आपके गौतम बुद्ध जी, और खाने के बाद उनको अतिसार रोग हो गया था। और पाइलेरिया परजीवी ना होकर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। पाइलेरिया परजीवी अब क्या है? एस्के मेलेंथीज जीव को निमेडोटा या गोल कृमि कहते हैं। इसका शरीर पतले धागे की तरह होता है तथा दोनों सिरा नुकीला होता है। यह जीव जलीय, स्थलीय या परजीवी होते हैं। प्रमुख स्रोत एक्रेसिया, एकाइलोस्टोमा, ब्यूचेरिया अमुस्त है, ब्यूचेरिया और हुकवर्म, पिनवर्म। अब ये सब थोड़ा पढ़ने में आप लोग को थोड़ा सा मजा कम आ रहा होगा। बस तनी देर में क्या है, बस यहाँ से जो है ना, यहाँ देख लीजिए, बस यहाँ से एकदम मजे मजे है, एकदम धका-धक मजा है। एचडी क्लास का मजा है यहीं से। थोड़ा देर पढ़ लीजिए। और वो जो जो आपको पढ़ा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से बीपीएससी क्या करती है, छाप देती है क्वेश्चन। एनालिडा, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनालिडा संघ में होती है। केचुआ एनालिडा संघ में आता है। इस जीव के शरीर खंडित द्विपार्श्व सम्मिलित होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। एनालिडा जीव प्राय स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन विकृत नेफ्रिया द्वारा होता है। श्वसन त्वचा या क्लोम के द्वारा होता है। क्लोम या त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है। किसमें? एनालिडा में। प्रमुख जीव है नेरिस, उसके बाद हेरुडेनेरिया, केचुआ किसमें आता है? एनालिडा में। समुद्री चूहा, जोक, जोक गंगा नदी में लगता है। जोक, जो भी हमारे गंगा दियारा के नजदीक के भाई देख रहे होंगे, ये तो जाते होंगे, अगर किसान होंगे तो जोक लग जाता होगा। 12 जिला से क्या होता है, बिहार में गंगा नदी गुजरता है। और सबसे ज्यादा जो है गंगा नदी पटना जिला में बहता है। ओके, और सबसे कम जो है गंगा कटिहार जिला में बहता है। ये सब फैक्ट आपको हम करा रहे हैं, आप लोग बस सुनते रहिए। ये जो गाथा क्लास है, ये जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लीग है, लीग से टेस्ट की ओर, ये आपको बस सुन लेना है 2 बार साथियों। अगर आप 2 बार इसको सुन लेते हैं, यकीन मानिए बहुत कुछ आपको हमारा बताया हुआ एग्जाम में याद आएगा। ओके, पता है नेरिस को सीपी कृमि के नाम से जाना जाता है। नेरिस को किस कृमि के नाम से? सीपी कृमि के नाम से। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोटाइट है। क्या है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिटीमा पोस्थुमा है। यह मिट्टी को भुरभुरा कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। आप केचुआ के ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए साथियों, आप केचुआ के ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए, केचुआ मर जाता है। और आप क्या करते हैं, खेतों में भर भर के खाद डालते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, लेकिन अभी केचुआ क्या है, किसान उसका दुश्मन बना है। सभी केचुआ को क्या करता है, छीट छीट के निपटा देता है। अर्थोपोडा, पृथ्वी जगत पर सबसे ज्यादा अगर किसी कुल का जीव पाया जाता है तो वो पाया जाता है ऑर्थोपोडा कुल का। जितने भी कीट पतंगे, मकड़ी, मच्छर, सभी किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ, जिसमें कीट, मकड़ी, अन्य जीव आते हैं। ये जीव परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी होते हैं। ऑर्थोपोडा सभी प्रकार के वास स्थल, जल स्थल, वायु में पाए जाते हैं। कई ऑर्थोपोडा जीव मनुष्य द्वारा खाए भी जाते हैं। ऑर्थोपोडा एक लिंगी होता है, मतलब क्या होता है, एक लिंगी होता है, उभयलिंगी नहीं होता है। प्रमुख जीव है झिंगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी। कीट वर्ग तथा मकड़ी के प्रमुख अंतर है। सिल्वर फिश एक कीट है, इसमें पंख नहीं होते। तो पूछा जाएगा आपको, सिल्वर फिश, जेली फिश, ये मछली नहीं है, ये क्या है? एक ऑर्थोपोडा है और एक आपको बताए थे सिलेंट्रेटा है। कौन? सिल्वर फिश। यही सब तो हम कराते हैं ना आपको, डिटेल मतलब पॉइंट आउट। तिलचट्टे में हृदय की कितने कक्ष होते हैं? तिलचट्टा में 13 को हृदय होता है। और ऑर्थोपोडा ज्यादातर किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से। किससे? ट्रेकिया से सांस लेता है, ठीक है। मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे एस्पेटम कहते हैं। एस्पेटम की मदद से मकड़ी जाला बुनती है।
कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्था होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट। ओके, आप लोग जब रेशम के पौधों पर, शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े का पालन करवाते होंगे बच्चे से, पढ़ाए होंगे अगर, तो ये सब देखे होंगे। प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं, घरेलू मक्खी या टाइफाइड, हैजा या डायरिया जैसे रोग फैलाते हैं, सैंड फ्लाई या कालाजार रोग का बाक होता है, बालू मक्खी, कालाजार रोग, एडीज मच्छर या एडीज मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इन्फेस्टाइटिस नामक रोग फैलाते हैं। देखिए किस्मत है, अगर डेंगू एक ही वही एडीज मच्छर है, वही काटेगा तो आपको डेंगू भी हो जाएगा और चिकनगुनिया भी। डेंगू हो जाएगा तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक है और चिकनगुनिया थोड़ा कम खतरनाक है क्या, और जापानी इन्फेस्टाइटिस थोड़ा कम। सीसी मक्खी या स्लीपिंग सिकनेस, और ये मक्खी कहाँ पाया जाता है ज्यादा, आपका अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। इसलिए अफ्रीका का लोग क्या करता है, ये मच्छी से ग्रसित रहता है, इसलिए खूब सोता है सब, सीसी मक्खी। और हम लोग को भी लगता है गर्मी में काट लिया, नींद बहुत आता है। मोलास्का, अब क्या है मोलास्का, मोलास्का जीव स्तर पर मीठे पानी या समुद्र में पाए जाते हैं। इस जीव का शरीर कोमल होता है, जिसमें अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव होते हैं। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी होते हैं, मतलब ऑर्थोपोडा की तरह ये एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी। जैसे एक लिंगी का मतलब क्या है, जैसे हम मेल हैं, ओके, और कोई फीमेल होगा, तो मेल और फीमेल होगी, सॉरी, दोनों के पास क्या है, अपोजिट लिंग है। ओके, ऐसा ही क्या होता है आपका अर्थोपोडा में होता है, ऐसा ही मोलास्का में होता है। लेकिन मोलास्का में कुछ ऐसे भी होते हैं जो द्विलिंगी भी होते हैं। प्रमुख जीव है काइनेट, घोंगा, घोंगा, सीप, सीपिया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस में आता है, तो मोलास्का में आता है। 8 पैर होता है ऑक्टोपस का, आप लोग जानते होंगे। और मसाज वाला एक बार मस्त ऑक्टोपस से प्रचार करवाता था, कहता था चाहे फ्री मसाज। अब एक काइनोडर्मेटा, इस संघ के जीव में समुद्र में रहते तथा इनकी त्वचा पर कांटे निकले रहते हैं। ओके, और इस जीव के जल परिवहन तंत्र में पाया जाता है, जो प्रचलन, भोजन ग्रहण तथा शोषण में जीवों के सहायक होते हैं। प्रमुख जीव तारा मछली, समुद्री खीरा, सी अर्चन, ब्रिस्टल स्टार, एस्ट्रिडन आदि है प्रमुख तथ्य। स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है। इसकी आकृति तारों के समान होते हैं। एंटीडोन को फादर फिश कहते हैं, एंटीडोन को क्या कहते हैं, फादर फिश। अब कहते हैं हेमी कार्डेटा। इस संग कार्डेटा जैसे ही आ गया, समझ जाइए अब क्या है आपका, रीढ़ की हड्डी विकसित होना स्टार्ट हो गया है। ओके, इस संघ के जीव छोटे तथा कृमि वर्म की तरह होता है। यह जीव समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। इसमें नार्टोकॉल्ड पाए जाते हैं, जो मनुष्य के केवल अगले भाग में रहते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते तथा निषेचन बाह्य होता है। प्रमुख जीव है पेलोनोग्लोसमस और हाइड्रोमेनिया और एम्फीऑक्साइस और वेंकियोस्टोमा। ओके, हेमिकॉर्डेट। अब कार्डेटा, यह जल तथा स्थल पर रहने वाले जीव है। इसमें नार्टोकार्ड पाए जाते हैं। इसमें बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, जैसे हम में और आप में क्या है, बंद रक्त परिवहन तंत्र है। जबकि को आप लोग पढ़े थे किसमें, केचुए में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कार्डेटा सब फाइलम के 5, अब कार्डेटा को सब फाइलम के 5 है, 10 मत्स्य है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज और स्तनी मेमल्स। ओके, मत्स्य क्लास फिशेज, इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाली मछलियां आती है। मछली में शोषण क्लोम गिल्स के द्वारा होता है। क्लोम की मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शोषण के रूप में प्रयोग करती है। इसीलिए जब हम लोग मछली खरीदने जाते हैं, उसका क्या करते हैं, गलफड़ गिल को खोल कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है कि नहीं। मछली अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड होते तथा ये जल में अंडे देते हैं। कुछ मछलियों का अंत कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क, तथा कई मछलियों का अंत कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे रेहू, रेहू मछली। और बिहार का जलीय जीव कौन है, हाँ बिल्कुल मांगुर मछली। बिहार का राजकीय मछली कौन है, मांगुर मछली। एम्फीबिया, ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर रहने के हेतु अनुकूलित है। इनके त्वचा ग्रेंथियम होते हैं। ये जीव श्वसन त्वचा गिल्स फेफड़ा तीनों से माध्यम से कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये मेढक भैया, मेढक। एम्फीबिया और ये तापी कोल्ड ब्लडेड जंतु है, इसीलिए जब गर्मी आता है तो मेढक क्या होता है, धरती के अंदर, जैसे ही बरसात आएगा बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है मेढक टर टर काहे करता है, क्योंकि वो अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए जब आप बरसात के दिनों में देखते होंगे मेढक टर टर कर रहा है, तो पूरा लगता है जैसे एक मेढक दूसरे मेढक से क्या लगाए हुए, रेस लगाए हुए, कौन ज्यादा जोर से आवाज निकालता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही और आप उसके पीछे भागते हैं, सब जीव भागता है, लेकिन बस फर्क ये है
कि हर चीज का एक समय होता है और मनुष्य क्या करता है, समय से पहले बहुत कुछ चाहने लगता है। प्रमुख जीव है मेढक, टोड, दायदुर, हायरा, सेनवट। इसका अंतः कंकाल पाइस्थिस का बना होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कौन? एम्फीबिया। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट सरीसृप। सरीसृप जीव अधिकांश स्थल पर रहते हैं तथा कुछ जल में भी रहते हैं। यह जीव रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। सरीसृप तापी कोल्ड ब्लडेड जीव है। इन जीवों का त्वचा साल्क से ढका रहता है। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती है। नो ग्लैंड्स इन ए स्किन। सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। कितना कक्षीय? 3 कक्षीय हृदय होता है, परंतु मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अब है पक्षी। पक्षी नियत तापी होते, वार्म ब्लडेड। जैसे हम और आप क्या है? नियत तापी है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो है, 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट है तो है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसीलिए जब तापमान बाहर का घटता है तो ठंडा लगता है, और जब तापमान बाहर का भी बढ़ा हुआ है, सूरज क्या है, एकदम पूरा गर्मी में है, एकदम गर्मी बरसा रहे, और 21 जून तक क्या होगा, सूरज कर्क रेखा पर लंबा चमकने आएंगे, तब तक क्या होगा, गर्मी बढ़ता ही रहेगा, और इस गर्मी के बीच में आपको दबा के पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये बिहार है भैया, यहाँ साम दाम दंड भेद सब मेथड लगता है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह से लोग डिग्री खरीद कर, सीटेट उटेट करके, पैसा खर्च करके, किसी भी तरह सब तैयार बैठा है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, और बिहार सरकार और बीपीएससी अगर फेयर एग्जाम करा ले, बिना क्वेश्चन पेपर आउट हुए, बिना धांधली हुए, तो क्या होगा, ये बहुत ही शानदार उपलब्धि होगी बीपीएससी। उसके बाद तो जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसका होगा। क्या सही बात है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग अपनी राय को साझा करें। पक्षी नियत तापी तथा उड़ने वाले जीव है। इनके शरीर को पैरो से ढके होते हैं, अग्र 5 पंखों से रूपांतरित होता है। पक्षी के जबड़े में दांत नहीं होते। इसमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है तथा हृदय 4 कक्ष वाले होते हैं। ओके, लेकिन इनका जो हड्डी है वो पूरा हल्का होता है, होलो शेप, इसलिए क्या करता है, उड़ पाता है। स्तनधारी मेमल्स। स्तनधारी वर्ग के जीव का प्रमुख लक्षण है डायफ्राम की उपस्थिति। डायफ्राम आपके फेफड़े के नीचे है। जैसे आपका क्या है, इस तरह से मान लीजिए आपका क्या है, फेफड़ा है, यहाँ नीचे ऐसे डायफ्राम लगा रहता है, क्योंकि क्या करता है, इस फेफड़ा को सुरगाता और फैलाता है। तो इसकी उपस्थिति है किसमें? स्तनधारियों में। और मादा में दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि स्तन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से महिलाओं का दूध स्रावन होता है, जिससे वो अपने बच्चे को क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाती है। तो इसमें क्या है, ये सब स्तनधारियों का लक्षण है। त्वचा पर रोम का पाया जाना, त्वचा पे हल्के हल्के बाल होते हैं, और तथा बाय कर्ण पल्लव की उपस्थिति, और कान ऐसे क्या है आपका, ये है तो मुंह ऐसे कान निकला रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका स्तनधारी। स्तनधारी नियत तापी वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, श्वसन फेफड़ों से होता है। और हृदय जो 4 कोष्ठों में बटा होता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वही हृदय जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। और कल जब क्वेश्चन करा रहे थे डुटेरिया वाला, तो दिल वाला पूरा डिटेल में करा भी दिए थे। तो दिल लिया दिल दिया ना होता है साथियों, हाइपोथैलेमस ने अलाइ किया, हाइपोथैलेमस को दिया, हाइपोथैलेमस को लिया। तो पढ़ लिख कर भी भागिएगा मत। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल आता है। पोषण किसमें? पेड़ पौधों में और जीव जंतु में। न्यूट्रिशन सजीव के शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि हेतु लवण तथा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। Why we need nutrition? Because we want to energy for do the work. हमें क्या चाहिए? हमें पोषण क्यों चाहिए? हमें कमेंट क्यों चाहिए? हमें लाइक क्यों चाहिए? हमें सब्सक्राइब क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, और हमारा एनर्जी क्या है? यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो आप देखिए 2 प्रकार होते हैं, स्व पोषण। ऑटो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब होता है भोजन। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसे स्वपोषी कहते हैं। तो क्या आपकी मम्मी या आपकी पत्नी जिसका शादी हो गया उनके लिए, ठीक ना, तो क्या वो क्या कहता है, ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है? नहीं। और महिलाएं तो अब खाना बनाती भी नहीं है, पुरुष को ही बनाना पड़ता है, ठीक ना। और परपोषी क्या है? हेट्रोटॉपिक, तो पकाती है, बल्कि महिलाएं बनाती नहीं है। बनाता कौन है? पेड़ पौधे, ठीक ना। और हम लोग उसको पका के स्वादिष्ट बना के चाप देते हैं। ओके, तथा वो जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, भोजन दूसरे जीवों अथवा स्रोतों से निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं।
परपोषी में भी बहुत तरह के परपोषी होते हैं। सबसे पहला मृत जीवी है, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे जीव जंतु से प्राप्त करते हैं। ये जीव जंतु तथा पौधे क्या कहते हैं, शरीर के कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, कवक, बैक्टीरिया। उसके बाद कहता है मृत जीवी पोषण हो गया, एक बार और है, वही दोबारा रिपीट कर दिया गया है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक परजीवी पोषण, जैसे आपका क्या मच्छर है, ढील है, ये सभी कैसा करता है, परजीवी पोषण करता है। गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, कवक, जीवाणु, अमरबेल पौधे में। अमरबेल एक पौधा है, अमरबेल का पौधा आप लोग देखेंगे, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कसकुट्टा। तो कसकुट्टा पौधा जो है ये क्या करता है, जिस पेड़ के ऊपर उगता है, पीली झाड़ियों के रूप में पूरा पैर पर फैल जाता है और उस पैर का ही तने पर रहता है, इसका अपना कोई जड़ नहीं था, उसका खाना बना बनाया खाना को क्या करता है, चूस चूस के खाते रहता है। तो पैरासाइटिक होता है, ठीक ना। कुछ कुछ आपकी घर, कुछ भाई की गर्लफ्रेंड भी क्या होगी, पैरासाइटिक होगी, एकदम चाप देती होगी, आज ही दो, कल दो, परसों दो, यहाँ ले चलो, बिरयानी महल, इको पार्क, क्या मछली तालाब, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, कुछ कवक, कुछ विषाणु, अमरबेल। हेलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन पौधे के उत्पाद या दूसरे जंतु से प्राप्त करते हैं। मेढक, मनुष्य, अमीबा, होलोजोइक प्राणी संपोषण, ओके, जैसे खा गया किसी को, डायरेक्ट चट कर गया। पौधों में पोषण, पौधे स्वपोषी होते हैं तथा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो क्या होते हैं, परपोषी भी होते हैं या स्वपोषी के साथ साथ परपोषी होते हैं। और वो क्या करते हैं, कीट पतंग भी खाते हैं और दूसरे पौधे पर भी उगते हैं, जैसे पीचर प्लांट हो गया, घटपर्णी हो गया, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ओके। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से लेकर अंत क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना, निम्न वर्ग के पौधे शैवाल में अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कुछ में कप आकृति, कुछ में सी आकृति तथा कुछ में फीते के समान क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। परंतु उच्च वर्ग के पौधों में क्या है, उच्च वर्ग के पौधों में एक समान आकृति तथा संरचना का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पाया जाता है। क्या होता है, एक समान उच्च वर्ग के पौधे में। और कहता है क्लोरोप्लास्ट, क्या लग रहा है आपको कि पढ़े कि नहीं पढ़े, तो याद रखिए, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा, ओके। कहता मैं कुछ बनने में नहीं, कुछ करने में विश्वास करता हूं, तो करते रहिए पूरा का पूरा क्लास, ओके। जैसे ही आप पूरा का पूरा क्लास कीजिएगा, आप क्या होगा, अपने बहुत कुछ कर जाइएगा। तेरे हौसलों के बाढ़ से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, देख लेना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तेरे हौसले के बाढ़ से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, देख लेना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसी कोट के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, घबराइए मत, ठीक ना। और लीग इसी का नाम है, ये जो क्लास है इसका नाम ही क्या है, लीग है। आप लोग लीग ही खेल रहे हैं, इसलिए रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, मिलेंगे कांटों पर चलकर, मिलेंगे साए बहार के, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा क्लास फिर से आगे। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली मेम्ब्रेन से घिरी संरचना, जिनके भीतर जीव द्रव्य का खोज कौन किया था, पुरकुंजे महोदय ने किया था, ओके। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी जगह, खाली जगह को एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में एक दूसरे पर रखे गए कई वेसिकल्स के समूह पाए जाते हैं, जिसे ग्रोना कहते हैं। ग्रोना जब धागे के समान संरचना द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे थाइक्वाइड्स कहते हैं। और थाइलोक्वाइड्स की झिल्ली को क्लोरोफिल नामक वर्णक पिगमेंट पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से क्लोरोफिल ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश की अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल तथा नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। ये देखिए, क्लोरोफिल के लिए क्या चाहिए पौधे को, तो सबसे पहले सूर्य प्रकाश। आप लोग इसका एक क्वेश्चन भी जानते होंगे, H2O प्लस CO2, और ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूर्य प्रकाश। अब आप जानते होंगे कि हर जगह सूर्य प्रकाश ऊपर लिखा रहता है, हम नीचे लिख दिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश कम भी रहता है तो हो जाता है। अब बनता है C6H12O6 ग्लूकोज। अब प्लस क्या निकलता है साथियों, O2 प्राण वायु, ओके। कहता है सबसे पहले
जिन्स स्पाइंडर नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पौधे CO2 ग्रहण करते तथा O2 छोड़ते। किसने पता लगाया? जिन्स स्पाइंडर। इसके बाद न्यूक्लियस डी क्या है, सुरवाई ने पता लगाया कि पौधे CO2 के अलावा जल भी ग्रहण करते तथा इन्हीं के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ पर इक्वेशन तो दिया है, सनलाइट और क्लोरोफिल ऊपर लिख भी दिए। सनलाइट हम नीचे लिखे क्योंकि सनलाइट थोड़ा कम भी होगा चलेगा, लेकिन क्लोरोफिल थोड़ा कम होगा तो नहीं चलेगा। और सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है? तो बस कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। ओके, पौधे में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल के संयोग से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे ये जो है 6O2 ये किससे निकला है, तो ये 6O2 जो है ये यहां से निकलता है। किससे? हाइड्रोजन से। ओके, लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रोना के भाग में संपन्न होता है। इस अभिक्रिया में जल के अणु सूर्य के प्रकाश द्वारा टूट जाते हैं और H2O अणु टूटने पर हाइड्रोजन आयन प्लस O2 बनता है। O2 पौधे के द्वारा वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं तथा हाइड्रोजन पौधे के, तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से। किससे? जल से निकलता है। किससे? जल से निकलता है। डार्क रिएक्शन के लिए पौधे की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है। यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है। में क्या होता है? नेफ्ट उपलब्ध रहता है। यह प्रतिक्रिया होते रहते। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। डार्क रिएक्शन देखिए, कुछ पौधे ये जिसकी आप लोग पूजा करते हैं, पीपल, बरगद, तुलसी, जो कि क्या करता है 24/7 लाइट रिएक्शन के साथ साथ डार्क रिएक्शन में भी ऑक्सीजन का ही संश्लेषण करता है। और हमारे जो ऋषि मुनि और पूर्वज थे वो इस बात को जानते थे कि हम लोग क्या है, इतना स्वार्थी हैं कि हम लोग वो पेड़ नहीं लगाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पेड़ के अंदर क्या है? भगवान है, ताकि उसको कम से कम काटे। डार्क रिएक्शन की खोज किसने की? कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण से रिएक्शन को कैल्विन साइकिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन O2 बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और इसलिए क्या है, आपको कहता है कि एक पौधा और एक जीव को रख दिया जाए तो बहुत देर तक जीवित रहेगा, और दोनों को अलग अलग रख दिया जाए तो दोनों मर जाएगा। तो पृथ्वी पर क्या है, पौधे की उपस्थिति उतनी ही जरूरी है जितना कि व्यक्तियों की। और प्राण वायु और शुद्ध वायु के लिए पौधे आवश्यक है। पौधे की पत्तियों में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र के माध्यम से पौधा CO2 ग्रहण करता है और O2 छोड़ता है। इसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा। कैसा होता है? तो इस तरह से एकदम पतला, एकदम चिपका हुआ रहता है यहाँ स्टोमाटा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल के मौजूदगी में ही संभव है। क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल को फोटोसाइनोथिक्स यूनिट्स कहा जाता है। जब प्रकाश, फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। फोटो इलेक्ट्रोसिस पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण हेतु बाह्य पदार्थ के रूप में जल, CO2 तथा सूर्य प्रकाश होना भी जरूरी है। किसी एक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, परंतु इसकी गति क्या होती है? बहुत धीमी होती है। इसलिए हम नीचे लिखे थे प्रकाश को, ठीक है ना। अतः बाहरी पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण से प्रभावित कर सकता है वह है CO2। वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की गति भी बढ़ जाती है, परंतु अगर वातावरण में CO2 लगातार बढ़ती है लगातार, तो प्रकाश संश्लेषण की गति घट जाती है। CO2 को प्रकाश संश्लेषण का लिमिटिंग फैक्टर, सीमांत कारक कहा जाता है। एक समय तक देखिए ये मान लीजिए ग्राफ है, और यहाँ पर क्या है? CO2 एक समान तक बढ़ेगा तो ग्राफ भी बढ़ेगा, और जैसे यहाँ तक, यहाँ इससे ज्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? घटने लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ग्राफ बना दिए। अधिकांश पौधे में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी जो परजीवी होते हैं, जैसे अमरबेल, कसकुट्टा की लताएं विकसित पौधे पर होती है, और पौधे की अनुपस्थिति जड़ पोषक पौधे के तने में घुसकर परिवहन उत्तक से जुड़ जाते हैं तथा पोषी पौधे के भोजन का ही उपयोग करते हैं। कई पौधे ऐसे भी हैं जो पोषण प्राप्त करने हेतु तो कीटों का भक्षण करते हैं। प्रमुख कीट भक्षी पौधा है निफिन्थिस। ओके, उसके बाद डिस्किंडिया, यूके यूके लेरिया, इसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं पीचर प्लांट्स, निफिन्थिस को। कसकुट्टा, ओके। और पीचर प्लांट कैसा होता है? तो इस तरह का होता है, इसे एकदम घट घट घरा के जैसा होगा।
यहाँ ऊपर पे क्या लगा रहता है, ऐसे लगा रहेगा, जैसे इसके अंदर कीट घुसेगा ये क्या होगा, बंद हो जाएगा और क्या करेगा, खा लेगा। जंतु में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल, सभी जंतु में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। जंतु अपने भोजन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे या दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। मनुष्य भी परपोषी है, मनुष्य भोजन के पाचन हेतु विकसित तंत्र होते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम लोग आ गए मनुष्य में, यहाँ से आपको अगर बायोलॉजी से 12 से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे बीपीएससी में, यहाँ मैथ और रीजनिंग 50 रहेगा, 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपका 5 प्रश्न जो है वो कहाँ से रहेगा, ह्यूमन बॉडी से रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबों से रहेगा साथियों। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबों को अच्छे से करें। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में कई डाइजेस्टिव ग्लैंड तथा अंग जुड़े रहते हैं। आहार नाल मुख्य रूप से लेकर माल द्वार तक फैला होता है। इसकी कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितने? 8 से 10 मीटर होती है। और आहार नाल का शुरुआत कहाँ होता है? मुंह से होता है, मुखगुहा से। उसके बाद ये है आपका ओसोफेगस, जिसको क्या कहते हैं, वो आहार नाल, भोजन नाल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या आता है, ग्रेसनिका। इसके बाद अमाशय में आता है। अमाशय क्या है, तो जे आकार का शेप है। अमाशय में भोजन रहने के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में, जिसको आप लोग स्मॉल में क्या कहते हैं, क्षुद्रांक कहते हैं। और क्या यकृत में भोजन जाता है? नहीं। क्या अग्नाशय में भोजन जाता है? नहीं साथियों, नहीं जाता। ओके। और फिर बड़ी आंत में जाता है, और फिर बड़ी आंत के बाद वो गुद्दा द्वार के द्वारा मलाशय में जाता है। और मलाशय में जाने के बाद क्या होता है, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके। और छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, नहीं तो लंबाई में यह क्या है, बहुत बड़ा है। ओके। लगभग 6 मीटर तक का लंबा हो जाता है आपका छोटी आंत। ओके। मुख गुहा, बकल कैविटी। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मनुष्य का मुख एक बंद कक्ष के समान है, जो मुंह में क्या है, जो मुंह में क्या करता है। ओके। ठीक। कहता है कक्षा में समान है, जो जो क्या करता है, मुंह में नमक, मुंह नामक रास्ते से खुलता है और जबड़े तथा होठों के द्वारा बंद होता है। मुख में दो महत्वपूर्ण रचनाएं पाई जाती है, दांत और जीभ। दांत, तित। कहता है मनुष्य का दांत 2 बार आता है, इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, 2 बार दंती भी कहते हैं। मनुष्य के जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। एक जबड़े में 16, नीचे वाले जबड़े में 16 और ऊपर वाले जबड़े में 16। और कुल कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। लेकिन 20 दांत मनुष्य को 2 बार आता है। कितने बार? 2 बार। इस 20 दांत को मिल्क टीथ कहते हैं। कहता है मिल्क टीथ में कौन ऐसा दांत है जो कि परमानेंट टीथ में होता है और मिल्क टीथ में नहीं होता है, तो वो है प्रीमोलर। आगे करते हैं। दांत का निर्माण अस्थियों, मनुष्य के इस प्रकार मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। दांत का निर्माण अस्थियों से नहीं होता है, या विभिन्न घनत्व या कठोरता वाले उत्तक से बने होते हैं। दांत का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है, डेंटाइन के द्वारा होता है। दांतों के ऊपर चमकदार उजला हिस्सा एनामल है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, एनामल। एनामल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार का दांत होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे का 4 दांत जिससे आप भोजन को काटते हैं, कतरते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंसीजर। जो जंगली जीव है और जो मांस खाता है उसका केनाइन ज्यादा डेवलप होता है। आप लोग मांस, जब मुर्गा का टांग खाने में केनाइन का यूज कर सकते हैं। प्री मोलर छोटा सा नोकीला जबड़ा होता है जो कि चबाने में मदद करता है। और मोलर बड़ा सा होता है, इस तरह से एकदम बड़ा होगा, एकदम पीस देगा, ठीक ना, खाना को। मोलर भी दांत चबाने में काम आता है। ऊपर या नीचे जबड़े की संख्या 6-6 होती है। इसका 4-4 होता है प्री मोलर का। केनाइन का 2-2 होता है। और इसका इसका तीथ फार्मूला है बैक्स के लिए 2-1-2-3। मतलब क्या है, 2 और ये 2 के गुणज में होता है। 2 को क्या होगा, प्री मोलर, 2 को इंसीजर, एक केनाइन, एक मतलब एक जोड़ा केनाइन, ये जोड़ा में 2 क्या होगा आपका प्री मोलर, और 3 जोड़ा क्या होगा आपका मोलर। बच्चों में 2-1-0 देख रहे हैं, बच्चों में क्या है, प्री मोलर नहीं है। बच्चों में क्या है, प्री मोलर नहीं है। बच्चों में प्री मोलर तथा अंतिम मोलर टीथ का अभाव होता है, जिसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत घोड़े तथा सुगर में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी है, 44। टंग, जीभ। जीभ का काम क्या है, तो जीभ का काम बेलचा का काम है।
जो मिलाते हुए, मसाला मिलाते हुए, मोटार बनाते हुए बेलचा करता है, वही काम कौन करता है? आपका जीभ करता है। ओके, करता है। जीभ के ऊपरी सतह पर जीवा एक मसल संरचना है। लार को भोजन के साथ मिलता है तथा भोजन स्वाद को ग्रहण करता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ में रेयदार रचना पाई जाती है जिसे पिपल्स कहते हैं। पिपलाई में टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के स्वाद को ग्रहण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं साथियों आपको, महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में 2000 ज्यादा टेस्ट बर्ड होती है। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं को भगवान किचन में देखना पसंद ज्यादा करते हैं। जो महिलाएं किचन में नहीं जाती है, खाना नहीं बनाती, थोड़ा बहुत बनाना शुरू कर दीजिए। जीव के ऊपरी सतह में पिलिया फ्लोरिया पिलिया होते हैं। पिलिया के स्वाद कलिका नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखिए आपका जीव आ गया है, किसी का जीव घींच के लाए हैं, किसका? कोयला मूवी वाला का। जीव के दोनों किनारों में फैले पीलिया फंगी फ्लोरा पेपिलिया कहते हैं। यह पेपिलिया नमकीन, मीठे तथा खट्टे स्वाद का ग्रहण करता है। जीव के पिछली सतह पर पाए जाने वाले पिपीलिया क्या करते हैं? प्लेटफिलिया कहते हैं। यह पिपीलिया तीखा स्वाद, देखिए अपेक्स है ये और ये क्या है? आपका बीच का भाग यहाँ नमकीन होता है। ओके, इधर आपका क्या होता है? मीठा होता है, मीठा 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 नमकीन। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? खट्टा, और यहाँ लास्ट में क्या होता है? तीखा। इसलिए कहता है जब तीखा खाइए तो डायरेक्ट घोट जाइए। सलेवरी ग्लैंड लार, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। पैराटोइड, सब मैंडिबुलर तथा क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। तीनों ही लार ग्रंथि के पैराटोइड्स ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। 3 लार ग्रंथि से प्रतिदिन 2.5 लीटर लार निकलता है। लार एक प्रकार का क्या है? क्षारीय द्रव है जिसका 99% भाग क्या है? जल है। लार में टाइलिन इंजाइम पाया जाता है। टाइलिन इंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ग्लूकोजेन को पचा कर क्या कहता है? सरल हाइड्रोकार्बन माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ओके, तो कहता है भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पाचन लार से स्टार्ट होता है। कैसे लार से स्टार्ट होता है? क्योंकि लार में एक एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है? टाइलिन। ओके, ग्रेसनी फायरिंग, मुख गुहा के पीछे के भाग को फायरिंग्स कहते हैं, जहां से आपका आवाज आ रहा है। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। इस भाग में 2 छिद्र होते हैं, ग्लूटेस तथा ग्लूटिस। ग्लूटेस आहार नाल के आगे के भाग को ओसोफेगस में खुलता है, और यही जो है ग्लूटेस जो है, ये आपका एक ऐसी संरचना है जो ओसोफेगस स्वर स्वर नली श्वसन और दोनों को क्या करता है? अलग अलग करता है, तथा ग्लूटेस श्वसन नली में खुलता है। ग्लूटेस के ऊपर ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस आप लोग आ करिएगा तो ऐसे निकले है टोंसिल की जगह पर, ठीक ना। एपोग्लोटिस खाने वक्त पानी पीते समय ग्लोटिस को बंद कर देता है जिससे भोजन या पानी श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। भोजन ग्लेटर छिद्र के द्वारा ओसोफेगस में प्रवेश करता है। इसीलिए कहा जाता है आप थूक घोटते हुए सांस नहीं ले सकते। कोशिश करके देख लीजिए, जब आप थूक घोटा हुआ आपका हो जाएगा, या खाना का निवाला घोटते हुए भी आप सांस नहीं ले सकते। जब हो जाएगा उसके बाद ही आप लीजिएगा। और कभी कभी दोनों काम जब एक साथ हो जाता है तो आप क्या होते? सड़क जाते हैं और कहते हैं हमको कोई याद कर रहा है। अरे भैया, आपको कौन याद करे? इसके पास आज के जमाने में इतना समय है कि कोई किसी को याद करे क्या? याद याद करो तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं। आइए, ग्रानी या ग्रास नली। ओसोफेगस समान व्यास की एक नली है जो गर्दन और छाती को पार करके पेट में प्रवेश करता है और आमाशय में जुट जाता है। ओसोफेगस क्या है? इसमें पाचन होता है क्या? नहीं, पाचन उचन कुछ नहीं होता ओसोफेगस में। बस क्या होता है? ओसोफेगस में मुंह के द्वारा चबाया हुआ भोजन कर्माकुचन गति के द्वारा मूव होके कहाँ पहुंच जाता है? ओसो कर्माकुचन गति किसको कहते हैं? ऐसे जैसे मान लीजिए ये ओसोफेगस है, यहाँ क्या है? ओसोफेगस। इसमें ऐसे ऐसे गति होता है,
ऐसे जैसे आप कभी कभी पेस्ट निकालते होंगे तो पीछे फैलता है, आगे सिकुड़ता है। ओसोफेगस में थोड़ा बहुत फैल कर भोजन को खिसकाते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय, स्टोमैक, हमारे शरीर का ओरिजिनल पेट है। आमाशय थैली के समान संरचना है जो पेट में बाईं तरफ होता है। इसीलिए कहता है खाना खाने के बाद किस करवट सोना चाहिए? बायां करवट। क्या? ओके। उसके बाद कहता है अमाशय में ऊपरी भाग में हवा भरा रहता है तथा बीच का निचला भाग भोजन रहता है। अमाशय के भीतरी दीवारों पर अमाशय ग्रंथि पाई जाती है। ओके। और अमाशय का 3 भाग है, एक कार्डिक पार्ट, बना दे क्या? ओके। अब देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है आपका? कार्डिक पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? फंडिक पार्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका पाइलोरिक पार्ट होता है। लेकिन जैसे ही भोजन ग्रास नली से, ओसोफेगस से आमाशय में जाता है, सबसे पहले यहाँ क्या बनता है? म्यूकस बनता है। क्या बनता है? म्यूकस का ऐसे निर्माण हो जाता है। और म्यूकस के निर्माण होने के बाद यहाँ पर क्या होता है आपका? एससीएल निकलता है। एससीएल जिसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, जो भोजन में ऊपर से सभी जीवाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करता है। अमाशय थैलिक 3 भाग। अमाशय के ऊपरी भाग में हवा भरा रहता था, नीचे के पहले बीच के भाग में भोजन रहता है। अमाशय के भीतरी दीवार अमाशय ग्रंथि है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 सतह की कोशिकाएं में म्यूकस सेल, पेरिटियल सेल और क्या है? जैमोटिन सेल होता है। तीनों इस सेल से स्रावित रस क्या है? ग्लैटिस जूस कहते हैं। ग्लैटिस जूस में एचसीएल, म्यूकस तथा निष्क्रिय क्या होता है? पेप्सिजिन एंजाइम पाए जाते हैं। एचसीएल भोजन के साथ अपने आने वाले बैक्टीरियल वायरस को नष्ट करता है। म्यूकस एचसीएल के प्रभाव से अमाशय की कोशिका को बचाता है। और कभी कभी जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो ही म्यूकस क्या होता है? पच जाता है और आपको गैस की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और विसरण गुण के कारण गैस क्या होता है? कभी ऊपर कभी नीचे मूव करते रहता है। ओके। पेप्सीजोन एंजाइम एचसीएल के द्वारा सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। कहता है प्रोटीन का आंशिक पाचन पेप्सिन करता है और प्रोप्टेन में पेप्टोन में बदल देता है। और उसके बाद फिर आएगा आपका ट्रेप्सिन। और ट्रेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल देगा? पेप्टोन को बदल देगा आपको किसमें? तो पेप्टोन को बदलता है ये एंजाइम में। प्रोटीन को इसमें पेप्टो एसिड में। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। ये आपका छोटी बड़ी किसमें? आमाशय में रहता है। और ये ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? छोटी आंत में निकलता है। ओके साथियों। अतः आमाशय से प्रोटीन के आंतरिक भाग वसा को भी पचाने वाली एंजाइम गैस्ट्रिक लेपेस स्थापित होता है। गैस्ट्रिक लेपेस वसा का आंशिक पाचन कर उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। आमाशय में भोजन आंशिक रूप से पाचित होकर गाढ़े लई के समान भोजन के कुछ घंटे कहाँ जाता है? काई। कितने घंटे रुकता है? 4 घंटे। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। अल्सर, पेप्टिक अल्सर आमाशय के गैस्ट्रिक ग्लैंड से कभी कभी अत्यधिक एचसीएल स्रावित होने के कारण आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्त्राव घट जाता है, जिसके कारण एचसीएल के प्रभाव से आमाशय के घाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में अल्सर या पेप्टिक अल्सर हो जाता है। वैसे व्यक्ति जो बार बार लंबे समय तक भूखा रहता है उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की अधिक संभावना रहती है। अब क्या है? छोटी आंत। कहता है भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह 6 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत कितना मीटर लंबा होता है? 6 मीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो लंबाई तो इसका बहुत है, लेकिन चौड़ाई क्या है? मात्र 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना? छोटी आंत भोजन के सभी अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पूर्ण पाचन कर देता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता साथियों। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का सिर्फ बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ओके। पता है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इस तरह से अगर आप छोटी आंत बना सकते हैं तो बनाइए। उसके बाद यहाँ से क्या होता है इसे?
बड़ी आंत होता है। फिगर आपको ऊपर दिखाया ही गया है। आइए दिखाते हैं एक बार और। तो ये आपका क्या है, ये जो जाल नुमा संरचना है, ये आपका क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षुद्रांक कहते हैं। तो आपको कभी पूछ दे क्षुद्रांक तो याद रखिएगा, कहीं हो सकता है कि हिंदी ही दे दे, तो वैसे समय समस्या उत्पन्न ना हो। छोटी आंत भोजन के सभी अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का पूर्ण पाचन हो जाता है। पहला भाग क्या कहलाता है? डुडेनम। उसके बाद क्या कहता है? डुडेनम के बाद आता है जे जे एलियम, और एलियम के बाद जेलियम, और एलियम को एलियम, ठीक ना। अंतिम भाग कहलाता है छोटी आंत का दूसरा भाग जेलियम, और अंतिम भाग एलियम कहलाता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है? एलिकम है। सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम है। भोजन के ड्यूडेनम में पहुंचे अग्नाशय, अग्नाशय स्त्रावी द्रव्य पेनक्रियाटिक जूस तथा पित्र से बाइल जूस पित्त रस निकलकर भोजन का पाचन करते हैं। छोटी आंत के क्या है, इलियम भाग में कई पाचक एंजाइम स्थापित होते हैं, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इंसेस्टाइन जूस कहते हैं, और सक्सेस इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इलियम के भाग से होता है, और इसमें क्या होती है? छोटी संरचना पाई जाती है। कैसी? एकदम ऐसी उंगली की नुमा, ऐसे। और ये क्या करता है? ऐसे ऐसे निचोड़ निचोड़ के एकदम क्या करता है? सारा बचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। ओके। उंगली नुमा संरचना बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। तथा यकृत, लीवर, आपको जब पहले दिन क्लास करा रहे थे तो बताए थे, हमारे शरीर का लीवर ही एक ऐसा अंग है जिसमें क्या होता है? सेल्फ रिजेनरेशन का गुण होता है। तथा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यकृत की कोशिका पित्त का स्राव करता है। यह पित्त यकृत के नीचे स्थित थैली समान रचना पिताशय में जमा होता है। पिताशय में नली के माध्यम से छोटी आंत के ड्यूडेनम के भाग में पहुंच जाता है। पित्त गाढ़ा तथा हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। पित्त के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पित्त अमाशय से कोई अम्लीय भोजन को आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त क्या करता है? अमाशय से आए हुए भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, ताकि अमाशयी रस द्वारा भोजन का क्या हो सके? अग्नाशय रस के द्वारा भोजन का पाचन हो सके। पित्त वसा में अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालता है, ताकि वसा का पाचन आसानी से हो सके। यह प्रक्रिया पायसीकरण इसमें क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहलाती है। यकृत पित्त रस बनने के अलावा कई मुख्य कार्य करते हैं। यकृत ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में बदल कर क्या करता है? संचित करता है। यकृत द्वारा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन रक्त के जमने में क्या करता है? मदद करता है। यकृत क्या करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है? रक्त जमने में मदद मिलता है। यकृत शरीर में बनने वाली विषाक्त अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है। अब कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जिसको आप लोग क्या कहते हैं? पेनक्रिया। ओके। कहता है अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से एसिनर कोशिका के गुच्छों से होता है। ओके। अग्नाशय का पेनक्रिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस और आपका जो इंसुलिन बीमारी है, वो सबको नियंत्रित कौन करता है? अग्नाशय ही करता है। अग्नाशय हमारे शरीर का एकमात्र विशिष्ट ग्रंथि है जिसके एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। हार्मोन का स्राव अग्नाशय के लेंगर हेंस द्वीपिका द्वारा होता है। अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं, उसे सम्मिलित रूप से पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, माइलेज, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जो भोजन के निम्न तरह से पाचन करते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन का पाचन कौन करता है? माइलेज आल्टोज में बदलता है। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? लाइपेज करता है। और न्यूक्लिक एसिड में किसको कौन बदलता है? न्यूक्लिक एसिड को ट्रिप्सिन किस में बदलता है? न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। ठीक है। अग्नाशय संस्थापित इस इसी को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है? रस में पूर्ण पाचन का काम करता है। इसके बाद पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाचन कर देते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्न तरह से होता है। पेप्टाइड जो कि अमाशय से आया था, उसको पेप्ट्यून कौन से एमिनो एसिड में बदल जाता है। फैट जो है लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और ग्लैक्सोल में बदल जाता है। सुक्रोज जो है इसके क्या है? कार्कोज के द्वारा ग्लूकोज में। माल्टोज जो है माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज ग्लूकोज में। न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। पाचन के बदल
बदल भोजन तरल अवस्था, पाचन के बाद भोजन तरल अवस्था में आ जाता है और इस अवस्था में काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल। तो वहां जो निकल रहा था उसको काइम और यहाँ काइल कहते हैं। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अपच बड़ी आंत में पहुंच जाता है और बड़ी आंत दो भागों में कोलन और रेक्टम, कोलन और रेक्टम में होते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत में जोड़ एक नली की होती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम में उंगली के समान की रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे शरीर का क्या अवशेषी अंग है। बड़ी आंत के क्लोन भाग में अपच भोजन से जल तथा लवण का अवशोषण होता है और इसके बाद अपच भोजन रेक्टम मलाशय में आ जाता है और रेक्टम के माध्यम से अपच भोजन समय पर शरीर से बाहर लेटरिन के द्वारा, पैखाना के द्वारा, मल के द्वारा बाहर निकलते रहता है। ओके, अब आपको एक बार फिगर से रिवीजन मार देते हैं। देखिए, सबसे पहले भोजन यहाँ चबाते हैं, चबाने में दांत है। बच्चों में 20 प्रकार, हम लोग में कितना प्रकार? बिल्कुल सही, हम लोगों में जो है 32 दांत। अब हो ही गया होगा लगभग, शिक्षक अभ्यर्थी तो जितने सबों का 32 हो ही गया होगा। कुछ ही बच्चे होंगे जो डीएलएड वाले होंगे, बीएड वाला तो साहब का 32 हो गया होगा क्या? उसके बाद यहाँ से गया कर्माकुचन गति के द्वारा ऐसे 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 कर्माकुचन गति के द्वारा कहाँ पहुंचा? अमाशय में। और अमाशय में पहुंचने के बाद क्या हुआ? अमाशय का 3 भाग में रहा और पचने के बाद 4 घंटे के बाद कायम के रूप में कहाँ गया? छोटी आंत में। फिर छोटी आंत के 3 भाग में रहा और सबसे लास्ट में इलियम में भिलाई नामक संरचना ने क्या किया? उसको अवशोषित कर लिया और उसके बाद बड़ी आंत में गया और बड़ी आंत के द्वार में क्या हुआ? रेक्टम में जाके जमा हो गया और लेटरिन के रूप में बाहर निकल गया। इसी बीच में आपका लीवर फंक्शन करता है, लीवर में जाता नहीं है। लीवर क्या करता है? एंजाइम बनाता है, उसको कहाँ देता है? तो उसको यहाँ पर रहता है एक छोटा सा रचना जिसको पित्ताशय का, तो उसमें जमा कर देता है और इधर अग्नाशय भी एंजाइम बनाता है और पित्ताशय को देता है और दोनों एंजाइम कहाँ जाता है? छोटी आंत के जेजेनम में जाकर मिल जाता है, ठीक ना? और उसके बाद पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। बहुत सिंपल है। और लार ग्रंथि, हमारे शरीर में 1.5 लीटर लार निकलता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टेस्ट वर्ड किस में ज्यादा होता है? तो महिलाओं में ज्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। आइए आगे और अगली क्लास में करते हैं और सब वीडियो को जो है बाद में ऐड करके एक वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक ये अपलोड कर देते हैं। अब हम लोग पे बढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ओके, बहुत जल्द आपको पूरा करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोग 2 बार वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको पूरा चाहिए या नहीं चाहिए। और हाँ साथियों, आप लोग जुड़े हुए हैं कहाँ पता है आपको? आप लोग जुड़े हुए हैं सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट टीजी2 लर्न के क्षेत्र में। शिक्षक तो बनना तय है, बस मेहनत करते जाइए। जीव विज्ञान की एचडी क्लास को आप देख रहे थे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बायोलॉजी की एचडी क्लास से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और ये सुपर बीपीएससी सुपर टेट का टेस्ट सीरीज आपको आज हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा शाम में 8-9 बजे रात तक में। तब तक आप लोग क्या कीजिए? बायोलॉजी की क्लास को रिवीजन कीजिए और एडुटेरिया प्रवीण सर के पीडीएफ से आपको जो प्रवीण सर हमको देते हैं डिटेल एकदम अच्छा बना के उसको आपको करा रहे हैं, वहां भी आप लोग देखिए। ओके, और ये तो गुरु चेला क्लास आप लोग देख ही लीजिए क्योंकि 30 नंबर लाने वाला ये क्लास है। इसमें संज्ञा सर्वनाम करा दिए हैं, आगे और कराएंगे। ओके, और फिर यहाँ तो सब है ही। और ये जो भूगोल है ये आपको बहुत डिटेल में कराया गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर से जो कराए हैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास को आप जरूर देखिएगा साथियों। ठीक, बहुत जल्द मिलते हैं। और मॉडल पेपर आज अवेलेबल होगा आपको। वो जो पुराना मॉडल पेपर था उसमें जीके जीएस का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, तब हम लोग मैथ का वेटेज बढ़ाएंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द ही अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।